हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट एजुकेशन क्लासेस के द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, धमाका सीरीज, जिसके अंतर्गत हम भूगोल की चर्चा कर रहे थे। साथ ही इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, इसी धमाका सीरीज में भूगोल के अलावा मैं बात करूं तो हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, और मैं बात करूं तो हिंदी, मैथ, इन सभी की क्लासेस कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे डल रही है। तो आप सभी इन क्लासों को देखो और अधिक से अधिक इनका क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो हम जो हमारे टॉपिक से संबंधित बात करें तो हम करेंगे चर्चा दोस्तों राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो हम आज एक नया टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। नया टॉपिक जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों, राजस्थान में अफवाह तंत्र या राजस्थान का अफवाह तंत्र। हम इसके अंतर्गत बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान में कौन कौन सी अफवाह तंत्र है। मैं बात करूं, अफवाह तंत्र के भी 3 रूप हमें राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए कौन कौन से अफवाह तंत्र, तो मैं बात करूं 1 नंबर पे अरब सागर का अफवाह तंत्र देखेंगे। 2 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसमें बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और 3 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसमें इसी के साथ में आंतरिक अफवाह तंत्र। चूंकि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण राजस्थान का जो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो बड़ा महत्व रखता है दोस्तों। राजस्थान का जो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अगर मैं तुलना करूं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अफवाह तंत्र दोनों से, मैं अगर बात करूं आंतरिक अफवाह तंत्र की, तो दोनों को मिलाकर भी आंतरिक अफवाह तंत्र के बराबर इनका हिस्सा नहीं आता। यानी आंतरिक जो अफवाह तंत्र है वो एक बड़ी मात्रा में है, लगभग 61% के आसपास। तो इन सभी की चर्चा आज की क्लास में होगी। साथ ही हम इस अफवाह तंत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण नदियां पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण नदियों के साथ साथ हम बात करेंगे इस अफवाह तंत्र के अंदर ही दोस्तों महत्वपूर्ण झीलों की। कुल मिलाकर अफवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण झीलें हैं, तालाब हैं, साथ ही नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उन सभी की चर्चाओं के साथ महत्वपूर्ण बांधों की चर्चा भी हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो सभी लोगों को क्लास शेयर कर दे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दे। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, राजस्थान में अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र को सबसे पहले राजस्थान के अफवाह तंत्र के 3 पार्ट करते हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 पार्ट है अगर मैं चर्चा करूं तीनों की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1 नंबर पे हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। खाड़ी का अफवाह तंत्र। 2 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र की भी मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में अरब सागर का अफवाह तंत्र भी महत्व रखता है। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो राजस्थान से निकलकर कहां चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। बात करूं 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे जो कि महत्वपूर्ण है आंतरिक आंतरिक अफवाह तंत्र। दोस्तों मैं बात करूं अगर सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है। अगर मैं बात करूं इन अफवाह तंत्रों की, तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में वो सारी नदियां आएंगी जो अपना जल किसी भी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिरा देती है। जैसे कि मैं बात करूं बनास, एक हमारे राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो कि 12 मास रहती है। अब बनास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बनास जो नदी है वो मिल जाती है फिर चंबल में। चंबल भी राजस्थान से बहती है लेकिन उद्गम उसका मध्य प्रदेश से, उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी, सॉरी यूपी। तो ऐसे बनास का जो पानी है फिर चंबल में गिर जाएगा,
चंबल नदी का पानी आगे चलकर किस में चला जाता है? यमुना में। यमुना का पानी आगे चलकर किस में चला जाता है? गंगा में। और गंगा नदी किस में जाकर गिरा देती है अपना उधर? बंगाल की खाड़ी में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली अगर कोई नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, जबकि किसी दूसरे के सहारे से जाती है सहायक नदी के रूप में, तब भी वो कौन सी अव्वा तंत्र के अंदर आएगा? बंगाल की खाड़ी के अव्वा तंत्र के अंदर। बात करूं बंगाल की खाड़ी के अव्वा तंत्र की, तो लगभग राजस्थान के संपूर्ण 100% अव्वा तंत्र का 22.40% किसके पास रहता है? अकेला नदियों का जो क्षेत्र है वो कौन रखता है? जल का क्षेत्र कौन रखता है? बंगाल की खाड़ी का अव्वा तंत्र। इसी तरीके से मैं बात करूं अरब सागर के अव्वा तंत्र की। अरब सागर का जो अव्वा तंत्र है, इसमें भी अगर मैं बात करूं, यहाँ की जितनी भी नदियां हैं, चाहे मैं बात कर लूं साबरमती की, या मैं बात कर लूं माही नदी की, या मैं बात कर लूं इसी के साथ पश्चिमी बनास है, लूनी है, जैसी कुछ नदियों की, ये सभी नदियां अपना जल प्रमुख रूप से बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में मिलते हुए और कहाँ ले जाती है? मैं बात करूं तो अरब सागर में। और इसका जो प्रतिशत है राजस्थान में, वो है लगभग 17.40% के आसपास। तो हमने दो अव्वा तंत्र की अब तक बात की। एक में हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी में जाएगा, और एक में हमने बात की कि अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब बात करूं शेष बचा हुआ 22 और 17 कितने होते हैं दोस्तों? अगर बात करें तो 22 और 17 को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों का लगभग, इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारे पास प्रतिशत आएगा वो आएगा लगभग 39.80%। शेष जो 60 और मैं बात करूं 20% जो क्षेत्र रह गया है वो किसके अंदर आता है? राजस्थान में आंतरिक अव्वा तंत्र के अंदर। कितना प्रतिशत? 60 बात करें तो 20%। ऐसे कुल मिलाकर राजस्थान का जो 100% क्या है? अव्वा तंत्र का जो क्षेत्र है, कितना? 100%। वो कुल मिला के कितने अव्वा तंत्रों में बढ़ जाता है? 3 अव्वा तंत्रों में। दोस्तों इन 3 अव्वा तंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण फिर बता रहा हूं कौन सा रहता है, क्योंकि इसमें जो नदियां हैं उन्हीं से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता है। बंगाल की खाड़ी का अव्वा तंत्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तो महत्वपूर्ण नदियां पढ़ने वाले हम, एक चंबल और एक बनास, वह उसकी सहायक नदियां। तो अब आगे की चर्चा करते हैं, इतने को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। अब एक बार राजस्थान के मैप के अंदर महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, मुख्य मुख्य नदियों की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। इसको फटाक से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, ताकि आगे की चर्चा हम कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे अनुसार आपको ये जो अफवाह तंत्र वाला अफवाह तंत्र वाली जो बात थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। हमने किस प्रकार से अफवाह तंत्र की बात की कि कौन सा अफवाह तंत्र कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसमें कितनी नदियां या कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र आता है। अब बात करूं मैं आपके सामने कि राजस्थान के मैप के अंदर हम जानेंगे नदियों की स्थिति। तो एक राजस्थान का सुंदर सा मैप बनाओ, जैसा भी आपको आता है। अब मुझे जैसा आता है मैं बना देता हूं। अगर बात करें राजस्थान में नदियों की, राजस्थान में अगर नदियों की चर्चा करूं दोस्तों आपके सामने, तो जो नदियां हैं राजस्थान की वो आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान जैसा भी बनाए इस मैप के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि भौतिक प्रदेश में भी हम उसकी चर्चा किए थे कि राजस्थान में एक मध्य से एक अरावली नाम की पर्वत श्रृंखला गुजरती है। इस अरावली से ही अधिकतर राजस्थान की नदियों का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है। ज्यादातर जो नदियां हैं वो किससे निकली हुई है? अरावली से। तो
अरावली से ही हम शुरुआत कर देते हैं और शुरुआत करेंगे हम कौन सी नदी के साथ? चंबल नदी के साथ। चंबल नदी जो कि राजस्थान में चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है दोस्तों, जनाबाव की पहाड़ी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एमपी के अंदर एक पहाड़ी है दोस्तों, और उस पहाड़ी की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जनाबाव की पहाड़ी। पहाड़ी, और इस पहाड़ी की भी बात करूं तो ये कौन से स्थान पर है? महू जिले में। महू नामक स्थान पे है। कहाँ पे है? एमपी में। इस जनाबाव की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी हमारे चित्तौड़ से प्रवेश करते हुए कोटा, बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद आगे बढ़ेंगे करौली, धौलपुर, और धौलपुर के बाद में उत्तर प्रदेश से होकर के, और बात करूं तो किसमें जाकर मिल जाती है? यमुना में। ये कौन सी नदी बनाई मैंने? यमुना। ये कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल। कौन सी नदी? चंबल। मैंने बात की कि राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो चित्तौड़ में एक जगह है 84गढ़। जब एक एक नदियां पढ़ेंगे तो सारी चीज लिख लेंगे, कि जैसे मैं बात करूं कि ये प्रवेश कहाँ से करती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसमें कितने जिले आते हैं, और साथ ही इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध परियोजना है या बांध है, उन सभी की चर्चा हम अलग से करेंगे। इसमें केवल हम स्थिति जानेंगे कि कौन सी नदी किस क्षेत्र से गुजरती है। 2 नंबर पे अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो राजसमंद जिले के पास यहां से एक नदी निकलकर आती है। किसकी बात करूं तो चंबल की सहायक नदी है, और इस नदी का जो मिलन क्षेत्र है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में, किसमें जाके मिल जाती है? बात करूं तो चंबल में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों बनास। क्या नाम है? बनास नदी। अच्छा, इसका नाम मैं याद नहीं, इसका नाम इधर लिख देते, बनास। और ये कहाँ से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियों में भी अगर मैं बात करूं तो इस जो नदी है इसका उद्गम देखने को मिलता है दोस्तों हमें। अरावली की पहाड़ियों में भी इसका उद्गम देखने का मिलता है राजसमंद में खमनोर से। कहां से दोस्तों? राजसमंद में खमनोर। राजसमंद जिला है, और उसमें जो ये पहाड़ी है इसका नाम क्या है? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी। इस खमनोर की पहाड़ी से राजसमंद जिले से किसका उद्गम होता है? तो बनास नदी का। अब आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको चंबल की जैसे सहायक नदियां बताने लगा हूं, तो इसमें मैं सारी नदियों की चर्चा कर देता हूं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम इधर से है, अगर ये आगे बढ़ती है तो इसके जो दाहिने तरफ की सहायक नदियां हैं, जो कि जिनका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से। ये पूरा क्षेत्र एमपी का पड़ जाता है दोस्तों, और एमपी की तरफ से उद्गम करने होकर चंबल में मिलने वाली सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख रूप से 4 नदियां हैं जो सीधे तौर पर जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में। उन चारों नदियों की अगर मैं बात करूं तो काली काली सिंध है, पार्वती, सीप और कुल्लू। एक नदी आती है दोस्तों इसमें आके मिल जाती है, और उस नदी की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। काली सिंध के बाद एक नदी और आके मिलती है दोस्तों, पार्वती। कौन सी आके मिलती है इसी में? पार्वती। तो एक नदी और आके मिलती है कोटा के पास, पार्वती। पार्वती नदी के आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसी बनास नदी में एक नदी और आके मिलती है दोस्तों सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में जिस जगह बनास नदी है उसी जगह आकर इसमें मिल जाती है, और 3 नदियां मिलकर एक संगम बनाती है, और उस नदी का नाम है दोस्तों सीप नदी। इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से। अभी तक जो मैंने 3 नदियों की बात की दोस्तों, काली सिंध, पार्वती और सीप नदी, तीनों का उद्गम कहां से है दोस्तों? मैं बात करूं तो ये लो यही लिख दिया, तीनों नदियां जो है
इनका उद्गम की अगर बात करूं तो तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। अंतिम रूप से करौली में एक और नदी आके मिलती है दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ से ही, इसी चंबल नदी के अंदर। और करौली में जो नदी आके मिलती है उसका नाम है दोस्तों कुन्नू नदी। कुन्नू लिख दो या कुन्नू लिख दो, है कुन्नू नदी, कुन्नू कह दो या कुन्नू कह दो, बात एक ही है ना। कई जगह आपको कुन्नू दिख जाएगा, कई जगह आपको कुन्नू दिख जाएगा, कुन्नू नदी। तो ये जो नदी है ये भी आकर कहाँ से मिलती है, तो ये सारी की सारी नदियों का उद्गम एमपी और इसमें आकर मिल जाती है। अब आगे अगर जब हम काली सिंध पढ़ेंगे तो इसमें दो और नदियां मिलती है, इसकी आऊ है और एक इसी की सहायक नदी है, मैं बात करूँ तो परवन। तो ऐसे कुछ नदियां हैं उनकी भी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन जो प्रमुख रूप से बनास नदी चंबल नदी की जो सहायक नदियां थी उनकी हमने इसमें चर्चा कर दी है। बात करूं बाईं ओर से, तो बाईं ओर से जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं उसमें एक तो बनास है, बनास से पहले दो नदियां और आती है, एक तो आती है बामनी और एक आती है मेज। एक नदी आती है इसमें मेज नदी बूंदी के पास मेज, और एक आती है इसी में बामनी, बामनी। इस प्रकार से ये जो सारी नदियां थी ये किसकी सहायक नदियां थी, मैं बात करूं तो बनास की, सॉरी चंबल की। अब बात करेंगे बनास की भी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। बनास में मिलने वाली, बात करूं दाईं ओर से सहायक नदियों में, तो दाईं ओर से मिलने वाली दो सहायक नदियां हैं जो कि इसमें आके मिलती है। एक नदी का नाम है गंभीरी और एक नदी का नाम है दोस्तों मैनाल। तो एक नदी आकर मिलती है इसमें और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, गंभीरी। और एक नदी और आके मिलती है दोस्तों इसी में, और इस नदी का नाम बात करूं तो इसका नाम है मैनाल। क्या नाम है दोस्तों, मैनाल। इस प्रकार से दो नदियां आकर किधर की ओर से मिलती है, दाईं ओर से। अब जो इसकी सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण, वो सारी की सारी आके मिलेगी दोस्तों इसमें बाईं ओर से। बाईं ओर से महत्वपूर्ण नदियों में एक नदी आके मिलती है दोस्तों मैनाल, बनास और बेड़ज, तीनों मिलकर एक संगम बनाती है। तो जिस जगह पे मैनाल मिल रही है उसी स्थान पर एक और नदी आकर इसमें गिरती है, उस नदी का नाम है दोस्तों, बात करूं तो बेड़ज। तो इसमें अगर बात करूं एक नदी यहीं से आती है, खम्बोर के ऊपर लिखना पड़ेगा, एक मिनट, एक नदी और आके मिलती है बेड़ज। कौन सी नदी है दोस्तों, बेड़ज, ये लो। और ये पहाड़ी का नाम यहाँ लिख रहा हूँ खमनोर, ठीक है दोस्तों। बेड़ज के बाद बात करूं, बेड़ज, बनास और मैनाल तीनों मिलके भी एक संगम बनाते हैं। इसके बाद बात करूं तो इसके आगे एक नदी और आके मिलती है दोस्तों इसमें उसकी बात करेंगे कोठारी नदी। एक नदी और आके मिलती है दोस्तों इसी में, इसका नाम है कोठारी नदी, कोठारी नदी। इसके बाद दो नदियां आके मिलती है एक ही स्थान पे, दोनों आकर और एक और संगम बनता है दोस्तों बनास के ऊपर ही। एक नदी का नाम है खारी और एक का नाम है डाई, खारी और एक का नाम है दोस्तों डाई। इस प्रकार से दोनों नदियां आके मिल जाती है और फिर से एक संगम बनता है। इस प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक संगम बनाने वाली नदियां कौन से संगम, त्रिवेणी संगम। कौन सी नदी है, तो वो बनास नदी है, जिस पर 3 संगम बनते हैं, एक चंबल और बनास और सीप का, एक चंबल खारी डाई, सॉरी बनास खारी और डाई का, और एक वेड़ज मैनाल और बनास का। इस प्रकार से 3 संगम इस पे बनते हैं। जब बनास की चर्चा करेंगे तो उसमें इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें 2 नदियां और आती है, एक तो आके गिरती है इसमें मानसी नदी और एक आके गिरती है दोस्तों मानसी, ये तो एक मानसी हो गई, और एक आके गिरती है जयपुर की तरफ से मोरैल। इस प्रकार से जितनी नदियां पड़ी ये सारी किसकी नदियां थी, बात करें तो ये सारी की सारी नदियां बनास की थी। अब दोस्तों ये नीचे का जो मैप है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि ऊपर की नदियां आसानी से दिख सके। अच्छा इसी के साथ एक नदी और लिख लो, जयपुर के अंदर से, अब तो कोटपुतली बहरोड से निकलती है, पहले जयपुर कहा जाता था। बैराज की पहाड़ी से नदी निकलती है और इसका आंशिक रूप से क्या है, पहले तो इसका पानी किस में चला जाता था, यमुना में। अब पानी की कमी होने के कारण बारिश कम होती है, इस कारण से इसका पानी यमुना में नहीं गिरता है और ये बीच में ही रास्ते में सूख जाती है, लुप्त हो जाती है।
लेकिन ये अफवाह तंत्र के रूप से किसका भाग है दोस्तों? बात करूं तो बंगाल की खाड़ी का। इस नदी का नाम मैं बताऊं आपको, इसका नाम क्या है? बाण गंगा। बाण गंगा। इस प्रकार से अरावली के पूरब में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी उन सभी की चर्चा हमारी हो जाती है। अच्छा, ये जो बाणगंगा नदी है कहां से निकलती है? तो कोटपुतली भैरव से, बैराग की पहाड़ी से। आगे मैं बात करूं, अरावली में से ही एक नदी और निकलती है दोस्तों, साबी। और साबी की एक सहायक नदी है दोस्तों, रूपन। इस प्रकार से जयपुर से एक और पहाड़ी, जयपुर की साबी से एक नदी निकलती है दोस्तों, साबी। और साबी की एक सहायक नदी है दोस्तों, रूपन रेल। रूपन रेल, रूपन रेल भी लिख देते हैं इसको, रूपन रेला भी लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारी बात हो जाती है किसकी? तो बात करूं तो पूर्वी राजस्थान की। अभी तक की आपको बात समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ दोस्तों, एक बार फिर से आपको क्लियर करवा दूं। राजस्थान में अभी तक जितनी भी हमने नदियां पढ़ी, जितनी भी नदियों की चर्चा राजस्थान में की, पूर्वी राजस्थान में, ये सारी की सारी नदियां प्रमुख रूप से यमुना, यमुना के बाद गंगा और गंगा के बाद बंगाल की खाड़ी का अवतरण पड़ा। कौन सा पड़ा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी। अब जो चर्चा करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण नदियों में, एक नदी और अगर मैं आपको बताऊं, यही ये जो अपना बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहीं से एक नदी आती है दोस्तों। और इस नदी का उद्गम भी एमपी से ही होता है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आता है, राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी भी यही है। और इस नदी का नाम है दोस्तों माही नदी। माही नदी अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा है। माही नदी कौन से अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो अरब सागर का। और राजस्थान में माही नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक जाखम है और एक सोम है। तो माही, जाखम, सोम तीनों मिलकर डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पे बनाती है दोस्तों? डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम, जहां पे मेला लगता है, वही स्थान है ये दोस्तों वेणेश्वर धाम में। इस स्थान पर एक संगम बनता है। कौन कौन सी नदियां बनाती है? तो सोम और जाखम। इस नदी का नाम सोम। और ये जो एक नदी है दोस्तों, इसका नाम जाखम। सोम, जाखम और माही तीनों का एक संगम बनता है डूंगरपुर वेणेश्वर धाम पर, और वहीं पर मेला लगता है हर बार। आगे बात करेंगे दोस्तों अब बात करेंगे हम पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान में बात करने से पहले आपको एक झील को चर्चा और करवा देता हूँ दोस्तों। ये जो मैंने डार्क हिस्सा कर दिया है मैप के अंदर, ये राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इस झील की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है दोस्तों सांभर झील। ये जो सांभर झील है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो ये जयपुर में भी है, जयपुर ग्रामीण, इसी के साथ अजमेर में भी है, जयपुर, अजमेर। इसके अंदर और भी क्षेत्र आ जाते हैं दोस्तों, और जिलों का बात करेंगे जब हम सांभर झील की मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सांभर झील से थोड़ा सा दक्षिण की ओर से ही अजमेर से एक नदी निकलती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और महत्वपूर्ण भी है, जिसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं दोस्तों। और इस नदी का नाम है दोस्तों लूनी। इस नदी को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर तक ये मीठे पानी के रूप में बहती है, और बाड़मेर के बाद इसका पानी कैसा हो जाता है दोस्तों? खारा हो जाता है। तो इस नदी की भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। ये जो लूनी नदी है, इसमें जब ये नदी इधर से बहकर इधर को जा रही है, बात करें मैप के अनुसार, तो किधर से इसका उद्गम है? उत्तर पूरब से, और जा किधर को रही है? बात करें तो दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस कारण से इसकी गति इधर होने के कारण इसकी जो दाईं ओर की नदियां हैं, उसमें एकमात्र नदी है दोस्तों जो कि दाईं ओर से मिलती है, और उस नदी का नाम है दोस्तों जोजड़ी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बार बार क्वेश्चन आता है। लूनी नदी की ऐसी कौन सी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है एकमात्र नदी, उसका नाम बताओ। तो उस नदी का नाम क्या है? जोजड़ी। जोजड़ी, इसको इंग्लिश में जोजरी भी लिख देता है दोस्तों, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जितनी भी नदियां लूनी में आके मिलेगी वो सारी किधर से आएंगी? बाईं ओर से। किधर से आएंगी दोस्तों? बाईं ओर से। इसमें एक नंबर पे मैं बात करूं तो इसमें एक नंबर पे नदी आके मिलती है अजमेर के पास ही लीलड़ी, दो नंबर पे आके मिलती है इसमें दोस्तों मीठड़ी, एक नंबर पे लीलड़ी, दो नंबर पे मीठड़ी। तो छोटी छोटी नदियां हैं उनका नाम लिख दे दोस्तों, लीलड़ी, मीठड़ी। इसका नाम क्या है दोस्तों? नाम ऊपर की साइड लिखा हूं सबको, लीलड़ी। ये जो नदी लिखी इसका नाम क्या है दोस्तों? मीठड़ी। इसके बाद और बात करूं, मीठड़ी के बाद एक नदी और आके मिलती है दोस्तों इसमें बांडी, और बांडी की एक साइड नदी है दोस्तों गुइया। तो एक नदी और आके मिलती है दोस्तों इसी में बांडी, और इस नदी की सहायक नदी है दोस्तों गुइया। इस नदी का नाम तो गुइया, इधर लिख देता हूं गुइया। और ये जो नदी आके मिलती है इसका नाम क्या है? बांडी। इसके बाद बात करूं दोस्तों इसी की और सहायक नदियों की, तो इसमें और सहायक नदियों में तीन और सहायक नदियां हैं, जिसमें सुकड़ी है, जवाई है और सागी है। तो एक नदी और आके मिलती है दोस्तों इसमें सुकड़ी, उसको सुकड़ी भी लिख देता है इंग्लिश में। ये नदी कौन सी है दोस्तों? सुकड़ी। इसके बाद बात करें तो एक नदी और आके मिलती है और फिर एक नदी और आके, इसकी एक सहायक नदी। ये जो मैंने नदी बनाई है एक का नाम है दोस्तों जवाई और एक का नाम है सागी। ये जो नदी है इसका नाम क्या है दोस्तों? जवाई नदी। इसी पर पाली में जवाई बांध बना हुआ है, जवाई परियोजना बनी हुई है। इसी के बाद मैंने एक नदी और बनाई दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है? अगर मैं बात करूं इस नदी के नाम की तो इसका नाम है दोस्तों सागी, सागी नदी। और ये जो मैंने नदी बनाई सहायक, इसका नाम क्या है दोस्तों? खारी। दोस्तों एक नदी हमने खारी पढ़ी, बनास की सहायक नदी, एक यहाँ पे भी खारी है। तो राजस्थान में खारी नदियों की अगर मैं चर्चा करूं तो तीन खारी नदियां पढ़ने को मिलेगी दोस्तों, अभी और आने वाली है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों तो एक नदी जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह है, और उस नदी का नाम है दोस्तों कानके नदी। क्या नाम है दोस्तों? कानके नदी, कानके नदी, कानके। और एक नदी और अंतिम रूप से जो कि पाकिस्तान में जाती है, हनुमानगढ़ गंगानगर से बहते हुए, और इस नदी का नाम है दोस्तों घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के किनारे पर ही कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले। कालीबंगा का मतलब लाख की चूड़ियां, कल्चर के अंदर भी सारी चीजें पढ़ी जाएंगी आपकी कालीबंगा जोड़ के। अब मैं बात करूं आगे दोस्तों आपसे, इतनी जो चर्चाएं हुई आज की क्लास में अभी तक, ये सारी चीजें आपको क्लियर है? तो अब आगे की चर्चा करें। इसको अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में जूम करके जितने भी ऑनलाइन वाले हैं सब स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको बना ले, ऑफलाइन वाले अभी इसको अपनी कॉपी में बना ले। तो आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब आप हेडिंग लगा दे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यहां तक की चर्चाएं हमारी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे किसकी? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की। और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में एक नंबर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। एक नंबर पे हम चर्चा करेंगे किसकी? तो एक नंबर पे चर्चा होगी हमारी चंबल से संबंधित, और चंबल नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इसी क्लास के अंतर्गत करने वाले। एक नंबर पे हेडिंग लगाए सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, एबीसीडी कर दो, ए करके लिख दो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, पहली बात तो प्रतिशत मैंने बताया आपको कितना है, 22.40%। इसको आप
नोट डाउन कर ले। और इसमें एक नंबर पे हेडिंग लगा दी दोस्तों चंबल। चंबल नदी। चंबल नदी की चर्चा हम कर लेते हैं। चंबल नदी की चर्चा करने के लिए हमें राजस्थान के मैप की जरूरत पड़ेगी और उस मैप की वापस से हम इस मैप को बना लेते हैं। हम लोग एक्सपर्ट हैं काम करने में, आपको भी पता है। बार बार हमें राजस्थान का मैप तैयार करना पड़ता है। इस बार मैंने छोटा मैप बनाया है क्योंकि हमें ज्यादा चर्चाएं करनी नहीं है इसमें। अब जो बातें होंगी पॉइंट टू पॉइंट होंगी। देखो दोस्तों, बात करूं अगर मैं, जैसा भी बनाए, बात करें राजस्थान में चंबल नदी की, तो चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। मैंने बात करी थी चित्तौड़गढ़ जिले से, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहते हुए और किस में जाके मिल जाती है, यमुना। यहाँ तक की चर्चा पीछे कर क्या है, यमुना। यमुना में मिल जाती है। इस स्थान की भी बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसका उद्गम। तो उद्गम की सबसे पहले मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है दोस्तों, एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, जना पाव की पहाड़ी। जना पाव की पहाड़ी। इस जना पाव की पहाड़ी में ये जो जगह पड़ती है एमपी के अंदर है। एमपी में भी कौन सा स्थान है, तो महू नाम का एक जिला है, स्थान महू। इस महू में ही जना पाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, बात करें तो चंबल। यहाँ लिख देता हूँ चंबल। चंबल नदी, ये जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से है, मैंने कहा जना पाव की पहाड़ी, एमपी महू के अंदर से। अब इसी में मैं आगे बात करूं दोस्तों, ये जो चंबल नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दोस्तों चौरासीगढ़। कौन सा नाम है, चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ की बात करूं तो चौरासीगढ़ कौन से जिले में पड़ता है राजस्थान में, चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। चौरासीगढ़ स्थान है, चित्तौड़गढ़ जिला है। इससे प्रवेश कर जाती है राजस्थान में और पूर्णतः राजस्थान में, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं, 3 जिलों में बहती है 135 किलोमीटर। गौर करना मेरी बात पे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं कि कोटा तक तो ये बहती है 3 जिलों में पूर्णतः। उसके बाद एमपी और राजस्थान की सीमा बनाते हुए बहती है, इसलिए उसमें दोनों का हिस्सा आ जाता है। तो अगर केवल राजस्थान की बात करें तो केवल राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है दोस्तों, बात करें इस स्थान से और इस स्थान के बीच की 135 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। इसके बाद यहां से आगे कितने जिले आ जाते हैं यहाँ तक, तो 1 नंबर पे चित्तौड़ बता दिया मैं आपको। 2 नंबर पे मैं बात करूं तो कोटा आ जाता है और 3 नंबर पे बात करें तो बूंदी आ जाता है। यानी चित्तौड़, कोटा और बूंदी के क्षेत्र में 135 किलोमीटर राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, बात करें तो चंबल नदी बहती है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों आपसे आगे आगे बहते हुए ये नदी 3 जिलों में और बहती है। उसके बाद बूंदी के बाद 3 जिलों में इसकी और लंबाई देखने को मिलेगी, लगभग 241 किलोमीटर। ये जो आगे का क्षेत्र है दोस्तों, यहां से यहां तक का, ये कितना है, 241 किलोमीटर। और ये जो 241 किलोमीटर बहती है बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद आगे बढ़ोगे तो करौली, और करौली के बाद आगे बढ़ेंगे, करौली के बाद आगे बढ़े तो धौलपुर। इन सभी में बहती है। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और यमुना में भी जहां जाके मिलती है उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, मुरादगंज। ये जो स्थान है दोस्तों इसका नाम क्या है, मुरादगंज। मुरादगंज में जाके और किस में मिल जाती है, तो मैं बात करूं तो यमुना में। यहां तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़े। चंबल नदी का उद्गम जना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है, महू जिले के अंदर। उसके बाद में बात करूं
चौरासीगढ़ चित्तौड़ में ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और चौरासीगढ़ से लेकर बूंदी तक लगभग 135 किलोमीटर कहाँ बहती है, तो मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान में, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए 241 किलोमीटर और बहती है। और 241 और 135 को अगर जोड़े तो आपके पास जो संख्या आ जाएगी दोस्तों, आपके पास जो संख्या आ जाएगी वो पूर्णतः ना होके आप उसको कह सकते हो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से मिलकर जो बहती है वो कितनी बहती है, यानी पूर्णतः राजस्थान में और मध्य प्रदेश राजस्थान से मिला के कितने किलोमीटर बहती है, तो दोनों को जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो आपकी कुल हो जाएगी। अब मैं बात करूं इस नदी की आगे की, उससे पहले जो संपूर्ण हमने जानकारियां ली इनको पहले नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले हमने इसकी बात की उद्गम की, तो आप इसमें लिखिए उद्गम। उद्गम, इसका जो उद्गम है दोस्तों कहां से है, तो मैंने कहा जना पाव से, जना पाव की पहाड़ी। और ये कहाँ है दोस्तों, महू। महू भी कहाँ है, एमपी के अंदर, और एमपी कहाँ है, भारत के अंदर, और भारत कहाँ है, संसार के अंदर। मजाक की बात है दोस्तों। तो कहाँ पे है महू, कहाँ पे पड़ता है, एमपी के अंदर। कुल लंबाई की बात करें, पहले तो कुल लंबाई लिख लेते हैं। कुल लंबाई, कुल लंबाई की बात करूं तो लगभग कुल लंबाई है इसकी दोस्तों जो चंबल नदी है इसकी कुल लंबाई देखने को मिलेगी दोस्तों 966 किलोमीटर। कितनी, 966 किलोमीटर। अब इस लंबाई के अंदर ही आपको एक और पॉइंट लिखना है, अभी दो लिखने, केवल राजस्थान में, केवल राजस्थान में लंबाई, केवल राजस्थान का मतलब राजस्थान के 3 जिलों में लंबाई है 135 किलोमीटर। कोष्टक में तीनों जिलों के नाम लिखते हैं दोस्तों, शुरुआत से चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद बात करूं कोटा, कोटा के बाद बूंदी। समझ में आ गई बात, आई कि नहीं आई, आगे बढ़े। देखो उसके बाद एक और लाइन लिख रहा हूं दोस्तों, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए लंबाई 241 किलोमीटर। और इसमें भी कोष्टक में लिख दे दोस्तों राजस्थान के जिले जिन जिन से बहती है, तो बूंदी, और बूंदी के बाद आप चलोगे आगे तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर बात करूं मैं दोस्तों, बूंदी नहीं आएगा इसमें, सवाई माधोपुर ही आएगा, क्योंकि बूंदी का जो क्षेत्र है किससे नहीं लगता, बात करें तो एमपी से नहीं लगता, तो सवाई माधोपुर। इसके बाद में करौली, करौली के बाद बात करूं तो धौलपुर। इन 3 जिलों में इसकी लंबाई कितनी देखने को मिलती है हमें, 241 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ये मिटा रहा हूं दोस्तों, जना पाव की पहाड़ी हो गई, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए लिखने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ देखो आगे बात करूं दोस्तों राजस्थान में प्रवेश की, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश की अगर बात करें तो कहां से करती है, चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। और ये कहां है दोस्तों, चित्तौड़ में, ध्यान रखना कहां पे है, चित्तौड़ में। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, चौरासीगढ़ से, और चौरासीगढ़ कहां है, चित्तौड़ में है। अच्छा एक और बात, इस चंबल नदी पर ही चौरासीगढ़ के अंदर एक जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। उस जलप्रपात की मैं बात करूं तो उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। कौन सी जगह है, तो बात करूं चौरासीगढ़ में। कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। तो आप ये लाइन भी इसमें ऐड करें, जलप्रपात वाली। कौन सी लाइन ऐड करनी है दोस्तों, जलप्रपात वाली।
लिख दे दोस्तों इसमें कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के बारे में बात कर लेते हैं। चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे। कौन सी जगह है? चौरासीगढ़ चित्तौड़ में। समझ में आ गई? तो इसको भी आप इसमें नोट डाउन करें। चंबल नदी पे चौरासीगढ़ में चित्तौड़ में चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समय का इशू है तो जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करते हैं। अब आपको एक चीज और समझनी है दोस्तों, सहायक नदियों की तो हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे, लेकिन चंबल से संबंधित चर्चा तो इसी क्लास में करना जरूरी है। इसलिए चूलिया जलप्रपात के बाद मैं बात करूंगा आपसे इसी चंबल नदी की। तो अब इसका मैप के अंदर ना बना के सिंपल बना रहा हूँ। जिलों से संबंधित चर्चा आपकी हो ही गई है। अब मैं सिंपली बात करूं आपसे, ये चंबल नदी का उद्गम और ये गई यमुना के अंदर। इस नदी में एमपी से लेकर के और राजस्थान, एमपी से लेकर राजस्थान तक 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों। एक मध्य प्रदेश के अंदर ही है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चित्तौड़ के अंदर एक बांध पड़ता है दोस्तों, इस पे रावत। मैं बात करूं चित्तौड़ के अंदर एक बांध पड़ता है दोस्तों, उस बांध की बात करूं तो राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद 2 बांध है दोस्तों, एक दोनों के दोनों कोटा में है। एक का नाम है दोस्तों जवाहर सागर, जवाहर सागर, इसको कोटा बांध भी कहते हैं। और एक का नाम है दोस्तों कोटा बैराज। अच्छा, मजे की बात ये है, कोटा बैराज, मजे की बात ये है दोस्तों, कोटा बैराज से विद्युत उत्पादन नहीं होता, जबकि ये जो 3 बांध है तीनों के तीनों विद्युत का उत्पादन करते हैं। तीनों के तीनों विद्युत का उत्पादन करते हैं। देखते हैं कौन सा जिला, सॉरी कौन सा बांध कितनी विद्युत का उत्पादन करता है। जो 3 बांध है दोस्तों, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर मैंने कहा कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, ये भी लिख लो एमपी। इसके बाद इन तीनों की बात करें तो तीनों कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में भी ये बांध तो चित्तौड़ के अंदर है। ये जो बांध है दोनों, ये कहाँ है? तो कोटा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते। इसके बाद इसमें 2 छोटे बांध और है। 2 छोटे बांधों की बात करूं तो एक बांध है जिसका नाम है नमनेरा बांध, कोटा के अंदर ही है, और एक छोटा बांध है सवाई माधोपुर के अंदर, डूंगरी बांध। तो 2 बांध और है, दोनों छोटे हैं, तो उनका भी नाम लिख ले। एक का नाम नवनेरा और एक बांध और है डूंगरी, सवाई माधोपुर, डूंगरी। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर। इसके बाद आगे बात करूं, ये कहाँ है? कोटा के अंदर। इन दोनों की जानकारी इतनी है, बात करनी है हमें इन 3 बांधों से संबंधित। अब चर्चा करते हैं विद्युत परियोजना की। इन तीनों बांधों से हमें क्या प्राप्त होती है दोस्तों? विद्युत। याद करने का सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता दूं। गांधी सागर जो है 23 मेगावाट के, गांधी सागर पे 23 मेगावाट के 5 संयंत्र लगे। कितने? इसके बाद बात करूं राणा प्रताप सागर की, तो इस पे 33 वाट के 4 संयंत्र लगे। कितने दोस्तों? सॉरी 3 दोस्तों, 4 नहीं दोस्तों, 3। राणा प्रताप सागर पे 43 के 3 लगे, 43 के 4 लगे हुए हैं, और जवाहर सागर पे 33 के 3 लगे हुए हैं। तो ये 43 कर लो इसको दोस्तों। इसके बाद बात करें जवाहर सागर की, तो यहाँ पे 33 मेगावाट के कितने संयंत्र लगे हुए हैं? 3। अब इनका अगर आप टोटल करो दोस्तों, इसका टोटल आ जाता है 99 मेगावाट। ओके, बात करूं तो 43 चक्कू कितने होते हैं? 4 या 12, और 12 के बाद आप आगे बढ़ोगे, 4 चक्कू 16 और 1 17, तो 172 मेगावाट की बिजली कौन उत्पन्न करता है? राणा प्रताप सागर।
इसके बाद बात करें 23 की, तो 5 संयंत्र लगे हुए हैं, 5 या 15, और बात करें तो 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 115 मेगावाट के जो संयंत्र है वो कौन से बांध पर लगे हुए हैं, तो मैं बात करूं तो गांधी सागर बांध पे। आपको ये तीनों चीज समझ में आई होगी दोस्तों। अब आगे की चर्चा करते हैं। यहां तक की जो चर्चा थी वो यहीं समाप्त होती है बांधों से संबंधित। चंबल नदी पर प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण 4 बांध, 2 बांध और है, नवनेरा और बात करूं तो डूंगरी। महत्वपूर्ण 4 ही है, ज्यादातर इन चारों का नाम दे देता है और कहता है इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर जमाई। इनसे उत्तर की दक्षिण की ओर इनकी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। उत्तर की बात करें तो सबसे पहले कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप, फिर गांधी सागर। दक्षिणी से उत्तर की बात करेगा तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अगर इनकी स्थिति की फिर से बता दूं, गांधी सागर कहाँ है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। गांधी सागर के बाद में बात करूं दोस्तों किसकी, राणा प्रताप सागर की, तो चित्तौड़ राजस्थान में। इसके बाद बात करें जवाहर सागर की तो वो कोटा राजस्थान में। जवाहर सागर के बाद बात करूं तो अगला जो बांध है, मैं बात करूं कोटा बैराज, तो वो भी कहाँ है, कोटा के अंदर, राजस्थान। आगे चलते हैं, इसकी कहानी यही समाप्त करते हैं। अब चंबल नदी से संबंधित 2-4 और महत्वपूर्ण बातें हैं वो और लिख ले। ये मैप आपने बना ही लिया होगा ताकि आज की क्लास को यही समाप्त किया जाए। 2-4 महत्वपूर्ण बातें और लिखे दोस्तों। कहां तक बातें हो गई थी, चूलिया जलप्रपात संबंधित। आगे बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी, इसी की बात कर रहा हूं। चंबल नदी मुरादगंज पोस्टक में लिखते एमपी में यमुना में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है दोस्तों, यमुना में मिल जाती है। आगे लिखे चंबल नदी पर बांध, चंबल नदी पर बांध, और बांध में भी लिख दे दक्षिण से उत्तर, ताकि आपको स्थिति पता रहे। दक्षिण से बात करें, सबसे पहले गांधी सागर, सबसे पहले 1 नंबर पे बात करूं दोस्तों गांधी सागर के बाद 2 नंबर पे मैं बात करूं अच्छा दोस्तों कोष्टक में ये भी लिख दे कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, क्योंकि साथ के साथ आपको याद रहे तो 23 गुणा 5। आगे कोष्टक में आगे चले और आगे लिख दे दोस्तों, गांधी सागर के बाद आता है राणा प्रताप सागर, और ये जो बिजली का उत्पादन करता है दोस्तों वो कितनी करता है, यही लिखा हूं कोष्टक में नीचे, 43 × 4 मेगावाट। आगे बात करें 3 नंबर पे तो जवाहर सागर कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, तो 33 गुणा 3 टोटल 99 मेगावाट। इसके बाद कोटा बैराज, यहां से नहर भी निकाली गई है दोस्तों कोटा बैराज से। उसके बाद में बात करेंगे कोटा बैराज के बाद आगे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो एक बांध और बताया आपको मैंने, नवनेरा बांध, जो कि कोटा में ही है, नवनेरा बांध। इसके बाद में डूंगरी बांध, जो कि सवाई बांध, ये कहाँ है, सवाई बांध। तो ये हुई हमारी बांधों से संबंधित चर्चा। आगे बढ़ते हैं, कुल लंबाई मैंने आपको लिखवाई दी है, संपूर्ण लंबाई, कुल लंबाई जो भी है। इसके अलावा मैंने राजस्थान में लंबाई आपको लिखवा दी। अब बात कर लेते हैं इसकी कि इससे जो विद्युत उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान को मिलता है और कितना, मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश को मिलता है। तो पहली बात तो चंबल नदी जो परियोजना है, नदी परियोजना उसका दोनों के हिस्से में आता है दोस्तों 50-50%, 50:50, यानी इससे चाहे जल की बात करूं मैं या इससे मैं बात करूं इससे उत्पादित विद्युत की, दोनों के पास जो इसका हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, साझेदारी कितने की है, 50-50% की। बात करें चंबल नदी परियोजना से कुल जो विद्युत उत्पादन है, कुल विद्युत उत्पादन
उत्पादन की अगर बात करें दोस्तों, वो होती है कुल 386 मेगावाट। 386 मेगावाट विद्युत का क्या करते हैं, उत्पादन। इसमें से राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के हिस्से में आती है दोस्तों 193, यानी 193 मेगावाट। कितनी आती है, 193 मेगावाट। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शहरों का नाम लिखें। अगर जो चंबल नदी के किनारे स्थित है तो उसमें आप लिख दें सीरियल से दक्षिण की ओर से बढ़े तो सबसे पहले लिख दें इसमें भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ के अंदर, तो इसी के ऊपर भैंसरोडगढ़ किला भी है। भैंसरोडगढ़ गांव में बात करूँ शहर भी है और शहर के साथ भैंसरोडगढ़ का किला भी है। उसके बाद बात करूँ दो नंबर पे तो रावत भाटा राजस्थान की बात कर रहे हैं इसलिए राजस्थान के हम क्या देखेंगे, शहर और एक महत्वपूर्ण कोटा। ये कुल मिला के, अच्छा इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, कोटा। ये महत्वपूर्ण क्या है, इसके ऊपर शहर बसे हुए हैं। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों अंतिम, आज की क्लास में जो अंतिम मैं बात करता हूं, इसकी जो महत्वपूर्ण नाम है, तो इसी नदी को दो महत्वपूर्ण नाम दे रखे हैं। एक तो इसको नाम दे रखा है दोस्तों मैं बात करूं तो चरणावती कह सकते हो, और एक नाम इसको दे रखा है दोस्तों कामधेनु। चरमवती, क्या नाम दे रखा है, चरमवती। इसके अलावा एक नाम इसको क्या देते हैं दोस्तों, कामधेनु। इसके क्या है, उपनाम है। क्या नाम है दोस्तों, उपनाम। और अंतिम इसका सहायक नदियों की अगर बात करूं, सहायक नदी जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे विस्तार से। उन सहायक नदियों में आप लिख ले दोस्तों काली सिंध, पार्वती, सीप, कुल्लू, बनास। काली सिंध, ये तो दाईं ओर से मिलने वाली सारी। काली सिंध के बाद इसमें आके मिलती है पार्वती, पार्वती के बाद में सीप के बाद में कुल्लू, पूनू के बाद में बात करूं तो बनास। ये तो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हुई। अच्छा, बनास के अलावा भी मैंने आपको एक दो नदियां और बताई थी दोस्तों, उनकी भी अगर मैं चर्चा करूं जैसे एक बामनी है, एक मेष है, तो उन दोनों का भी नाम लिख ले दोस्तों इसमें, बामनी और मेष। जो बाईं ओर से ही आती है बामनी और मेष। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे कंटिन्यू अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो क्लास है दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।